हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nexttesty.in पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं एनटीपीसी जो सरप्राइज एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन है। ये 8 तारीख का ये क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, इसमें पहला सवाल आपके सामने ये है कि cos x इक्वल टू -1/2, जहां x का जो मतलब वैल्यू है वो 180 और 3π/2 के बीच में है, यानी 270 डिग्री के बीच में है दोस्तों। तो आपको पूछा 4 tan स्क्वायर x माइनस 3 cos x स्क्वायर x का वैल्यू। दोस्तों एक बात बताइए, cos x या cos थीटा क्या होता है? b/h होता है, पता है ना। sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, -1/2। तो b हो गया -1, h हो गया 2। तो दोस्तों यहां से p क्या हो जाएगा? √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस का -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस और -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ये √3 आ गया। दोस्तों p कितना आ गया? √3 आ गया। ठीक है, आपको निकालना 4 tan स्क्वायर x माइनस 3 cos x स्क्वायर x। तो 4 tan स्क्वायर x, तो tan x का स्क्वायर ही tan स्क्वायर x होता है ना। तो 4 tan स्क्वायर x यानी tan x यानी p/b, p यानी √3/b, b यानी माइनस का 1, इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, फिर माइनस क्या? 3 cos x स्क्वायर x। 3 cos x दोस्तों क्या होता है? sin x का उल्टा ही तो cos x होता है, यानी क्या होता है? h/p। तो h आपका कहां है? h आपका है 2, p आपका आ गया √3, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये 3 × 4 बटे √3 का स्क्वायर यानी 3। 3 से 3 चल गया, 4 × 12, 12 में से 4 गया दोस्तों 8 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। इस सवाल को देखिए, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ दोस्तों? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी किसी काम को मतलब उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए और बी ने उसको 4800 रुपया में करने के लिए लिया तथा सी की सहायता से पूरे काम को 5 दिन में ही खत्म कर लेता है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? यानी 4800 रुपये में कितना हिस्सा सी का होगा? दोस्तों ये मतलब इसका हुआ ए और बी किसी काम को करने का ठेका लेता है। ठीक है, 4800 में ठेका लेता करने का, लेकिन वो सी को बाद में शामिल कर लेता है, भाई तुम भी आ जाओ। ठीक है, और तीनों आदमी मिलकर के काम को 5 दिन में खत्म कर देता है। दोस्तों यहां पर सबसे जो जानने वाली बात है वो क्या है, जरा देखते हैं। दोस्तों यहां समझिए जरा सा क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोस्तों एक बात बताइए, जब ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जरा ध्यान दीजिए। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों का जो कंबाइंड काम होगा दोस्तों 30 हो जाएगा। आप जानते हैं इसे निकालने के लिए, तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा? 3, इसका क्षमता आ जाएगा 2। तो 3 2 5, यहां भागा दीजिएगा 6, यानी कि दोनों मिलकर जो काम करेगा खत्म वो 6 दिन में करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, दोनों ए और बी मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा? 6 दिन में करेगा। लेकिन 6 दिन में जब काम खत्म करेगा, मतलब 6 दिन में जब पूरा काम यानी एक काम खत्म करेगा, तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? 1/6 काम करेगा। यहां समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा जरा गौर से कि 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में काम होगा 1/6। तो टोटल ए और बी मिलकर 5 दिन काम किया, सी जो है 5 दिन साथ ही में काम किया, लेकिन ए और बी अकेला 5 दिन कितना काम करेगा? ये यहां से निकल गया, 5/6 काम सी कर लिया। मतलब ए और बी मिलके 5/6 काम को समाप्त कर दिया। दोस्तों काम अगर एक होता है तो 5/6 काम तो ए और बी मिलके किया हुआ है। इसका मतलब सी दोस्तों 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 1/6 काम का जो 1/6 भाग है दोस्तों, यही जो है काम कौन किया हुआ है? सी किया हुआ है। समझ में आई बात? 5/6 काम ए और बी कर लिया और उसी के साथ ही किया हुआ था सी। इसका मतलब 1/6 काम सी किया और 5/6 काम ए और बी मिलके किया, तभी दोनों काम 5 दिन में खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 1/6 काम जब किया, जितना काम करेगा उतना ही हिस्सा उसका होगा। तो 4800 रुपया में 1/6 हिस्सा जो होगा वो किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा। 8 6 48, यानी 800 रुपया कौन ले जाएगा? ये सी ले जाएगा। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 रुपया हो जाएगा सी का। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल यह था कि 400 किलोमीटर की दूरी को एक ट्रेन कुछ गति से तय करती है
यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह उस दूरी को 2 घंटा कम समय में तय कर लेती है। तो ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगा? दोस्तों बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा आपको समीकरण बनना पड़ेगा। यहां पे समीकरण बनाना होगा। कैसे? देखिए 400 किलोमीटर की दूरी है, बिल्कुल सही बात है। 400 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं कि पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दिया वो, यानी अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है, यहां लिखा हुआ ना, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी पहले चाल था x, बाद में चाल हो गया x + 10, बढ़ा गया। अगर घटाता तो x - 10 करते। दोस्तों ये क्या है? दूरी, चाल हम माने हैं x, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय ही तो होता है। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। यहां भी दूरी बटे चाल समय है। तो ये पहले वाला समय जब वो x की चाल से चल रहा था, और ये बाद वाला समय है, यानी कि जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का समय उसको मतलब चाल वो बढ़ा देता तब क्या समय लगता? तो समय माइनस समय बराबर समय, यानी 2 घंटा कम लगता, मतलब ये कम है, इससे 2 कम है ये, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो 2 घंटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो x में आएगा समीकरण होके x² बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आंसर तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे? आपको पता है ना, ऑप्शन तो रहते ही हैं, 4 ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, शायद कुछ स्टूडेंट बताए हुए थे हमें कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। तो आप वहां रख लेंगे एक एक वैल्यू को। यहां अगर आप रखते हैं सपोज 50, तो अगर 50 यहां रखते तो 40/50 तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, यहां 50 रखिएगा तो 60 हो जाएगा, तो 40/6 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, चलिएगा ये नहीं हो गया, यानी कि आपका ये 50 नहीं हो सकता, 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो सकता। 40 रखिए तो 400/40 अगर रखते आप यहाँ पे, और ये -400/40 और 10 50, देखिए कितना आता है, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 10। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 8, यानी 10 - 8 कितना हो गया? 2। बात बन गया यहाँ पे। इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की वास्तविक चाल थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया आपका आंसर। तो कुछ सवाल में आपको डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखना होता है, इसको इक्वेशन सॉल्व करते तो लंबा समय लग जाता है ना। चलिए, एक सवाल ये लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उनका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों जरा यहां देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज आपको पता है, ये हुआ समचतुर्भुज आपका, देखिए ये समचतुर्भुज हो गया। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर भागों में काटते हैं, है ना, 90 डिग्री पे बराबर भागों में काटते हैं। लेकिन समचतुर्भुज की आपको भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये 10 तो बाकी का सारा 10। बहुत सुंदर बात है। आपको अब आपको और क्या दिया है, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो एक बड़ा विकर्ण होता है, एक छोटा विकर्ण होता है, जो भी किसी को आप 16 मान लीजिए ये टोटल 16 है, तो ये 16 होगा, तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। जब 2 बराबर भागों में एक दूसरे को काटती है, तो अगर ये 16 माने आप, 16 एक विकर्ण 16 दिया हुआ है, चाहे आप इसको मानते हैं या इसको मानते हैं, बाद में अपने आप सामने आ जाता कौन होगा। तो 16 अगर होगा तो ये बराबर भागों में बटेगा, तो ये 8 और 8 बटेगा। जरा ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये वाला भुजा की लंबाई कितना होगा? पाइथागोरस चाचा जी को याद करिए, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है। क्या है ये? हाइपोटेनस है। तो 10 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना, 164, ये 6 आ जाएगा दोस्तों, 36 आएगा, 36 यानी वो 6 का स्क्वायर होता है। ये 6 दोस्तों, तो ये भी 6, यानी टोटल 12 हो गया, यानी ए विकर्ण हो गया 12 आपका, एग्जैक्टली आ भी रहा है, छोटा वाला 12 आ गया, बड़ा वाला 16 आ गया। ठीक है, तो ये आपका है 12 सेंटीमीटर और ये है आपका 16 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का जो दोस्तों विकर्ण होता है ना, वो क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, 1/2, एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो एक विकर्ण यानी 1/2। पहला विकर्ण आपका कितना आ गया, किसी को पहला मान लीजिए 16, फिर 12, ये 6 दूना 12, 16 के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और ये भी था, जरा देख लीजिए लगे हाथों, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? परिमाप में भी दोस्तों 10% का ही परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल नहीं पूछा, जो आप AB फॉर्मूला लगा दीजिए। कितना स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगाते हैं, A+B AB/100, ये क्षेत्रफल में लगता है दोस्तों। इसमें क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 10% जब एक भुजा बढ़ेगा ना, तो परिमाप 10% ही बढ़ जाएगा। जरा यहां
देख लीजिए कोपचा में आपको दिखाते हैं। मान लीजिए क्या पहले भुजा था 100 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा ही तो परिमाप होता है किसका, वर्ग का। तो ये 400 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मान लीजिए एक भुजा है, तो 400 सेंटीमीटर का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, 10% बढ़ गया यानी 110 हो गया, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 110 गुना 4 यानी 4 गुना 110, 11 चौके 44, 440 सेंटीमीटर। पहले था 400 सेंटीमीटर, बाद में 440 सेंटीमीटर हो गया, कितना बढ़ा, 40 बढ़ा। पहले कितना था, 400 था, गुना 100, 0 से 0 गया, 10 से 1 कट जाएगा, 10% वृद्धि आया कि नहीं आया, यानी कि परिमाप में भी 10% का ही परिवर्तन होगा। दोस्तों आ गया समझ में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक इस टाइप का सवाल था, कुछ मिलता जुलता, कि दो वस्तु को 5,000 रुपया की दर से बेचने पर एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की दोस्तों हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। दोस्तों इस सवाल को दिमाग में आप अच्छे से अटा लीजिए, क्या कि जब सेम दाम पर किसी दो वस्तु को बेचा जाता है और एक पर लाभ और एक पर हानि होती है, तो उसमें टोटल यानी ओवरऑल हमेशा हानि होती है। क्या होता है, ओवरऑल हमेशा क्या होता है दोस्तों, हानि होती है। और वो हानि होती कितनी है, परसेंटेज हानि कितनी होती है दोस्तों, परसेंटेज हानि हमेशा होती है लाभ या जो हानि है, लाभ या हानि जो है बट्टे 10 उसका स्क्वायर। दिमाग में इस बात को आराम से आप फिट कर लीजिए कि लाभ या हानि जो है कॉमन में वो बट्टे 10 का स्क्वायर। तो यहां पे एक बार 15% का लाभ दोस्तों, एक बार 15% की हानि, यानी 15/10 का स्क्वायर, 15/10 का स्क्वायर। और 15/10 दोस्तों होता है 1.5 का स्क्वायर, इतना प्रतिशत हानि हुआ। और 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट चल जाएगा, यानी 2.25% की दोस्तों क्या हुआ, उस सौदे में हानि हो गया। एक सवाल ये देखिए, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 1154। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1154। आपको निकालना है x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, x की पावर -1 मतलब 1/x। तो आपको बताओ पावर 4 से पावर 1 तक आपको पहुंचना है। दोस्तों एक बात बताइए, ऐसे सवाल में हम कैसे करते हैं, आप जानते भी होंगे, जरा समझिएगा बात को। 1154 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतनी बात पक्की है। तो इसमें 2 घटाइए, मतलब एक बार 2 घटाइए एक बार जोड़िए, कब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 2 घटाने से तो काम हमारा बन नहीं रहा है, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 1/x की पावर 4 बराबर 1154 है। 1154 दोस्तों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये वर्ग किसी नंबर का नहीं है। 2 जोड़िएगा तो बनेगा ये 1156 दोस्तों। जब 2 आप जोड़ रहे हैं तो इसका आधा कर दीजिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 1156 दोस्तों होता है 34 का होल स्क्वायर। 34 गुना 34 करिएगा तो 34 का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब फिर वही नियम यहां लगाइए, क्या 34 किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 34 में 2 घटाइएगा तो 32 होगा, नहीं है। 2 जोड़िएगा तो 36 होता है, और 36 किसका होता है, 6 का होता है, यानी इसका आधा कर दीजिए, x प्लस 1/x यानी 6, यानी 36 बनता है। यहाँ पे 36 किसका होता है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आता है, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछा था, ये वैल्यू आ जाएगा 6 के बराबर। आ गया समझ में दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल यह था कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का वैल्यू पूछा है। दोस्तों एक बात बताइए, ऐसा सवाल पहले भी आपको कराए हुए हैं, जो कि पहले से पूछा हुआ था, मतलब इससे पहले वाला जो हम लोग वीडियो बनाए हुए थे। देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो ये थीटा का वैल्यू मतलब कि इसमें बराबर कब होता तभी 0 आएगा, तो वो सिर्फ 45 डिग्री है दोस्तों। सिर्फ 45 डिग्री ऐसा एंगल होता है जहां पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तभी ये 0 बनेगा। और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2, इसीलिए दोनों हो जाता है 0। इसका मतलब चुपके चुपके आपको यह पता चल गया कि थीटा 45 डिग्री है। बहुत सुंदर, जब थीटा 45 डिग्री है दोस्तों, यानी ये 45 डिग्री है, यहां भी 45 डिग्री है, तो sin 45 डिग्री क्यूब यानी कि sin 45 डिग्री यानी 1/√2, इसका क्यूब आ जाइए फटाफट। और यहां cos 45 यानी 1/√2 का क्यूब, p पावर 4, तो 1/√, इसका क्या मतलब हुआ जरा देख लीजिएगा फटाफट। यहां अगर आप करिएगा तो ये बनेगा 2√2,
2√2 कैसे? अरे 1/√2 का क्यूब क्या होगा? √2 इंटू √2, तो वो 2 हो जाएगा। यहां देख लीजिए √2 इंटू √2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 है ना, यही लिखे प्लस और 1/√2 का पावर 4, यानी इसका क्या मतलब हुआ? 1 का पावर 4 तो मतलब 1 ही हो गया, और √2 की पावर 4 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 निकल जाएगा, तो 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जरा ध्यान देखिए 1/2 यहाँ है, यहाँ भी 1/2 छिपा हुआ है, 1/4 है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और लाइट चली गई थोड़ी सी, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, थोड़ा मैनेज करिए। देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, तो 1/2 आप कॉमन लेंगे, बनेगा 1/√2, और यहाँ बनेगा 1/2, चूंकि 1/4 में से आप 1/2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहां तक आप आंसर कर सकते हैं। और चाहे तो आप आगे भी इसको लिख सकते हैं कि √2 यहाँ पर आ जाएगा 2√2, और ये बन जाएगा क्या दोस्तों? √2 से डिवाइड 2 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे 1/2 चल ही रहा है। यहां भी आप चाहते तो √2 कॉमन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां जो आपका है 2 में भी √2 इंटू √2 है, और यहां भी क्या है? √2 है, यानी कि आप चाहे तो √2 कॉमन लेके लिख सकते हैं √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 2, इससे ये कट गया, यानी √2 + 1/4 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज ही अब यहां पे ये सवाल है, अगला सवाल कि महिला तथा पुरुष के संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 10% यदि महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा दोस्तों? देखिए मेन और वुमेन का जो अनुपात है दोस्तों कितना है? 2:3 का अनुपात है। बहुत सुंदर। इसमें क्या किया दोस्तों? ये पुराना था, नया में क्या किया गया है? नया में 10% महिला और 30% पुरुष को बढ़ा दिया गया है। 10% महिला यानी कि पहले 2 था, इसका 10% बढ़ेगा, यानी 110% हो गया, या 110/100 भी कर सकते हैं। अनुपात 3 में कितना बढ़ेगा? 30%, यानी ये 130% हो जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कर लिया, नीचे में 100 जाएगा तो फिर भी कटेगा ना, कैसी बात समझिए। और ये 0 से 0 चले गया, तो 11 दूना 22 हो गया, अनुपात 13×3 = 39 हो गया। तो दोस्तों नया जो अनुपात होगा वो 22:39 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में क्लियरली? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिए दोस्तों, A:B आपको दिया हुआ है। A:B दिया हुआ कितना? 3:4, अनुपात यहां C कर लीजिए। और B:C कितना दिया हुआ है? 5:6। B:C कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ दोस्तों। तो आपको C:A निकालना है ना। तो आपको पता है, आपको बताया हुआ है, पहले भी मैंने बताया है अपने ही चैनल में, आप जरा वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 3:4 अनुपात, इसके बगल में 4 लिख दीजिए जो खाली है, यहां 5 है तो यहां 5 लिख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, कितना बन जाएगा? ये 24, ये कितना बन जाएगा? 20, ये कितना बन जाएगा? 15। कटने वाला है क्या? कुछ नहीं कटने वाला है। आपसे C और A का अनुपात पूछा था, यानी 24:15 पूछा, 3 से कटेगा, 8×3 = 24, और ये 15/5, ये अगर अनुपात निकालना हो, सिर्फ C:A अगर निकालना हो तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन A:B:C अगर पूछता तो आपका आंसर होता 15:20:24। इस तीनों में कटने वाला कुछ कॉमन नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये सवाल देखिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 472 से पूरी तरह विभाजित हो। दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 3 0। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, उसको 472 से डिवाइड होना है। देख लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 से होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4, 1, 4 दूना 8, 9, 944। घटाइएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, ठीक है, यानी 56 शेष आ गया। यही शेष है जो 1000 को पूरा पूरा कटने नहीं दे रहा है, किससे? 472 से। तो अगर ये घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, अगर आप 1000 में से 56 घटा के आंसर बोलिएगा 944, तो वो 4 डिजिट का थोड़े हुआ, वो तो 3 डिजिट का हो गया। हमको तो चाहिए 4 डिजिट का। इसका मतलब 944 के बाद जो अगला नंबर होगा 472 कटने वाला, वो 944 में 472 जोड़ेंगे तब मेरा काम हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसमें 472 जोड़ दीजिए, या नहीं तो आपका 56 है ना, 472 में 56 घटाइए,
472 में 56 घटाइए और जो आएगा उसको जोड़ दीजिए। उससे अच्छा आप 472 को 944 में जोड़िए। 4 2 6, 7 4 11, 1 12 का 2, 4 2 6, 7 4 11, 11 का 1 बचा दोस्तों, 9 4 13 1 14, यानी 1416 4 डिजिट का वह छोटी से छोटी संख्या है जो 472 से दोस्तों पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या आपके पास क्वेश्चन कलेक्ट हो रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, समझने में, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। आपका वीडियो आप तक पहुंचेगा और उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आएगा। बहुत सारा सवाल होता है जो बहुत ही इजी लेवल का होता है, तो उसको हम लोग नहीं करवाते हैं। आपको थोड़ा सा जो टफ लगे क्वेश्चन या देखने में थोड़ा लगता है कि इसमें वेट है क्वेश्चन में, तो उस सब क्वेश्चन को हम लोग करवाते हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट में करिए, हम आपको सॉल्यूशन करके आप तक वीडियो को पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।